वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए रिपेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएनए रिपेयर में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है रिपेयर ऑफ थायमीन डायमर्स। अगर आपको पता हो, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, कई बार क्या होता है कि दो थायमीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं एक ही डीएनए पे, और इसके अपोजिट ऑब्वियसली थायमीन जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। थायमीन एडेनिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन ये दोनों थायमीन एडेनिन के साथ बॉन्ड ना बनाकर आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। यहाँ पर डीएनए स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और एक थायमीन दूसरे थायमीन के साथ आपस में बॉन्ड बना देगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थायमीन डाइमर्स। तो ये थायमीन डाइमर्स स्ट्रक्चरली कैसे हैं, ये इस टाइम आप फिगर में देख सकते हैं। और जो मेन रीजन होता है इन थायमीन डाइमर्स के फॉर्मेशन का वो मैंने आपको बता दिया, यूवी रेडिएशन। तो अब सवाल आता है कि डीएनए में ये जो प्रॉब्लम हो गई इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए एक एंजाइम आता है फोटोलाइज। यहां फिगर में ध्यान से देख सकते हैं, ये फोटोलाइज एंजाइम एग्जैक्टली उस पोजीशन पे बाइंड कर रहा है जहां पर थायमीन डाइमर्स प्रेजेंट हैं, और उसकी ठीक बाद ये फोटोलाइज इन दोनों थायमीन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। लिखा हुआ है क्लीवेज ऑफ क्रॉस लिंक्स। और फाइनली ये थायमीन अपने कोरस्पॉन्डिंग एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ऑब्वियसली फोटोलाइज एंजाइम रिलीज हो जाएगा। तो ये है फोटोलाइज एंजाइम की हेल्प से कैसे थायमीन डाइमर्स जो डीएनए लीजन्स होती हैं वो किस तरह से रिपेयर होती हैं। नेक्स्ट रिपेयर मैकेनिज्म आता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। मान लेते हैं कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये अलग अलग इसका ओरिएंटेशन है डीएनए स्ट्रैंड्स का। और फिर से थायमीन डाइमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर दो थायमीन के बीच में बॉन्ड बन गया और इसके अपोजिट जो एडेनिन है वो खाली बैठा है, जबकि जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का एक्सीजन हो जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बाहर निकलने के लिए एक मैकेनिज्म है जो आपको इस फिगर से क्लियर होगा। यहां पर दो तरह के प्रोटीन हैं। पहला है यूवीआर ए प्रोटीन, दूसरा है यूवीआर बी प्रोटीन। यूवीआर ए प्रोटीन की दो कॉपीज आएंगी, एक कॉपी है दूसरी कॉपी है, और यूवीआर बी प्रोटीन की एक कॉपी आएगी। ये यूवीआर बी प्रोटीन है। ये मिलाकर के पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जा करके बैठ जाएगा उस जगह पर जहां पर न्यूक्लियोटाइड में कुछ गड़बड़ है, सीक्वेंस ठीक नहीं है, या जिस तरीके से थायमीन डाइमर्स बने हुए हैं बॉन्डिंग ठीक नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जाकर के इस पोजीशन पर बैठ जाएगा। बैठने के बाद एटीपी एनर्जी का यूज होगा। जब एटीपी एनर्जी का यूज होगा तो जो यूवीआर ए सब यूनिट है वो इस जगह से रिलीज कर जाएगी, निकल जाएगी, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसमें एक बेंड आ जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर। इस स्टेप पर एटीपी कन्वर्ट हुई एडीपी में, यूवीआर ए प्रोटीन रिलीज हो गया और डीएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ा बेंड आ गया। इसके बाद आया यूवीआर सी प्रोटीन। यूवीआर सी प्रोटीन इसी पर बाइंड करेगा कॉम्प्लेक्स पर जहां पर यूवीआर बी बाइंड किया हुआ था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा है काफी। तो यूवीआर सी प्रोटीन इस पूरे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक निक बनाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर यूवीआर सी प्रोटीन, मैं इसको रेड मार्कर से दिखा रहा हूं,
मान लेते हैं कि UVRC प्रोटीन है, ये इस डीएनए का 5 प्राइम एंड था, ये इसका 3 प्राइम एंड था। तो 5 प्राइम पर भी एक निक बनाएगा और 3 प्राइम एंड पर भी एक निक बनाएगा। अब ये वाला जो स्ट्रैंड बचा है पोर्शन, ये सिर्फ इस स्ट्रैंड के साथ डबल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड है। तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत सिंपल, UBRD अगला प्रोटीन है जो एक हेलिकेज का काम करता है। हेलिकेज आप जानते हो कैसे वो हेलिक्स को खोलता है। तो ये हेलिकेज एंजाइम UBRD इस स्ट्रैंड को रिमूव कर देगा, यानी कि अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बचा उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा गैप आ गया है, यहां पर ये और यहां पर ये काफी बड़ा गैप आ गया है। अच्छा, इसी स्टेप पर UVRC प्रोटीन रिलीज हो जाएगा, UVRC प्रोटीन भी बाहर निकल जाएगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए, ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आएगा फिर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। वो इस गैप को फिल करेगा और जो एंड्स पर निक रह जाती है उस निक को ज्वाइन करने के लिए आपको पता है डीएनए लाइगेज एंजाइम आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इतना पोर्शन, ये नया सिंथेसाइज हो गया। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने न्यू सिंथेसिस कर दी, लेकिन ये सिंथेसिस करने के लिए इसको 3 प्रोटीन्स की जरूरत पड़ी। एक UVRAB कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर फिर से 2 प्रोटीन थे, एक UVRA और UVRB। UVRA की अपनी 2 सबयूनिट्स थी। फिर नेक्स्ट स्टेप पर UVRC प्रोटीन, जिसने इस स्ट्रैंड पर 2 लीजन्स लगाए, 2 निक्स बनाए, और UVRD प्रोटीन जो एक हेलिकेज का काम कर रहा था, जिसने इस स्ट्रैंड को, जिसके अंदर प्रॉब्लम थी, उस स्ट्रैंड को बाहर निकाल दिया। बचा हुआ गैप डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज ने फिल करके एक नया डीएनए स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्लास डीएनए स्ट्रक्चर तैयार करके आपको देते हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन। तो यूकैरियोट्स में ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो कहानी थी ये प्रोकैरियोट्स की थी, ई कोलाई की थी। यूकैरियोट्स में या ह्यूमन बींग्स में नियर अबाउट 15 पॉलीपेप्टाइड्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोटीन XPA, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम प्रोटीन A, ये बेसिकली डैमेज न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है डीएनए के अंदर और फिर दूसरे प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है, फर्दर एक्सीन्यूक्लियस एक्टिविटी शो होती है। तो जो निकला हुआ ओलिगोमर है, इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड ओलिगोमर बोल सकते हैं। ये लगभग 24 से 32 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जबकि ई कोलाई में ये वाला स्ट्रैंड लगभग 12 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। फर्दर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, गैप्स को फिल करेगा और डीएनए लाइगेज से जॉब कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है बेस एक्सीजन रिपेयर। मान लेते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बेस एक्सीजन नाम से ही क्लियर हो रहा है, केवल बेस को निकालेंगे। ये बेसिकली होता कहां पे है? साइटोसिन मॉलिक्यूल है। साइटोसिन का हो जाता है डीएमिनेशन, और इस डीएमिनेशन की वजह से इस साइटोसिन का बन जाता है यूरासिल। अब ये यूरासिल कैसे बनता है साइटोसिन से, ये आप इस फिगर में देखिए। यहां पर इस साइटोसिन मॉलिक्यूल से एक अमीनो ग्रुप बाहर निकला है, जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, फाइनल स्ट्रक्चर है, वो यूरासिल बन चुका है। यही स्ट्रक्चर होता है यूरासिल का। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि इस साइटोसिन का डीएमिनेशन हो गया, तो अब ये साइटोसिन बन जाएगा यूरासिल। तो मैं इसको यहां से मिटा के लिख देता हूं यूरासिल। मगर यहां पर यूरासिल कायदे से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गुआनिन है, गुआनिन के अपोजिट होना तो साइटोसिन ही चाहिए, और डीएनए में तो यूरासिल वैसे भी नहीं होता है। आरएनए में हो सकता है यूरासिल हो तो हो, डीएनए में तो साइटोसिन, थाइमिन, यही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं। इस मिस्टेक को कैसे ठीक करें? यहां पर फिर से डीएनए रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। तो एंजाइम आएगा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ये ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करेगा? अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर याद हो, ये एक 5 कार्बन शुगर होती है,
जिसके 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, यहां पर हाइड्रोजन होगी, ये इसका 3rd कार्बन है, ये 2nd कार्बन है। इस 3rd कार्बन पे OH ग्रुप होगा, और अगर डीएनए है तो OH नहीं होगा, सिंपली H होगा, या फिर ये चेन नीचे बाउंड होगी फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ठीक है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये नीचे वाले बेस का है, यानी कि इस 5 कार्बन शुगर के कार्बन मॉलिक्यूल के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो इस 5 कार्बन शुगर, जिसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं, डीएनए के केस में यही शुगर डीऑक्सीराइबोज हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सी क्यों बोला? इसीलिए क्योंकि इसके 3rd कार्बन पे OH नहीं होता, सिंपली H होता है। ठीक है, यहां पर भी H होगा। इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के 1st कार्बन के साथ, ये इसका 1st कार्बन है C1, इस 1st कार्बन के साथ बेस अटैच होता है। यही 4 बेस, एडमिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, या फिर कई केसेस में यूरासिल। तो 5 बेस हो गए, 4 नहीं। अब जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, ये ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इस बेस को यहां से रिमूव कर देगा, यानी कि इस पूरी बैकबोन स्ट्रक्चर में ये शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के बैकबोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ये यहां से इस तरीके से बैकबोन स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये अगली शुगर अटैच्ड है, फिर ये 3rd कार्बन के साथ फिर ये फॉस्फेट, फिर नीचे एक और शुगर अटैच होगी। इस तरीके से ये बैकबोन बनती चली जाएगी, और इसके 1st कार्बन के साथ बेसेस अटैच होंगे, इसके 1st कार्बन के साथ बेस अटैच होगा। ये मैं आपको डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, लेकिन जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, ये यहां से इस बेस को ही सीधा रिमूव करेगा सबसे पहले। ठीक है, बैकबोन अभी भी तैयार खड़ी है, लेकिन इसने बेस निकाल दिया। तो मैं इस साइड को अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से यू मिटा दिया मैंने, ये सब हट गया। यहां पर बेस कुछ नहीं है, मतलब इस गुआनिन के अपोजिट बाइंड करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कुछ नहीं। ये काम किया है ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ने। इसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम आता है, इसको हम बोलते हैं एपी एंडोन्यूक्लियेज। एपी एंडोन्यूक्लियेज, एपी का मतलब ए प्यूरिनिक। ए प्यूरिनिक मतलब एक ऐसी साइट जहां पर प्यूरिन नहीं है, या फिर ए पिरिमिडिनिक, एक ऐसी साइट जहां पर पिरिमिडीन नहीं है। या तो प्यूरिन नहीं है या पिरिमिडीन नहीं है, यही होता है एटीजीसी। एडमिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स, एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल आर पिरिमिडीन्स। ठीक है, तो जिस साइट पर या तो प्यूरिन नहीं है या पिरिमिडीन नहीं है, उस साइट पर जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा उसको हमने नाम दे दिया एपी एंडोन्यूक्लियस। ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है आपको भी पता है। एंडोन्यूक्लियस यहां से कट लगाएगा, कट लगा के ये जो बेस बचा था, इस यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया, ये जो बेस बचा है इसको निकाल दिया, डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसका फॉस्फेट बाहर निकाल दिया। तो अब इस जगह पर क्या बन गया? गैप। यही मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेशन की वीडियो में कि गैप और निक में क्या फर्क होता है। निक होता है जहां सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का ब्रेक हो जाता है। सपोज ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना हुआ था, और अगर मैं इस बॉन्ड को हटा दूं तो अब यहां पर क्या बन गई? निक। लेकिन अगर मैं इसके साथ अटैच्ड कोई भी एक शुगर मॉलिक्यूल ही हटा दूं, ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल मैंने इससे निकाल दिया, जैसे कि यहां से निकाला, अब बोलते हैं इसको गैप।
अब यहाँ पर गैप आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करेगा। आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, गैप को फिल करेगा और फाइनली डीएनए लाइगेज एक तरह का फेविकॉल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा। तो पॉलीमरेज और लाइगेज एंजाइम बॉन्ड बना देंगे और ये जो गैप है ये पूरा फुलफिल हो जाएगा विथ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड पेयर। क्योंकि अब ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो वो देख के ही काम करेगा ना कि अगर गुआनिन है तो गुआनिन के अपोजिट मुझे साइटोसिन रखना है। तो इस तरीके से बेस एक्सीजन रिपेयर जिसको बोला, एक ही बेस पर सारे कहानी हो गई, पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड जो था वो रिमूव नहीं हुआ। एक और रिपेयर आती है मिसमैच रिपेयर। इस रिपेयर में क्या है, जिस टाइम पर रेप्लिकेशन हो रही है, मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आपने पढ़ा है कि रेप्लिकेशन होती है सेमी डिसकंटिन्यूअस, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। चलिए हम उस बात से मतलब नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि एक स्ट्रैंड ये है जिसको हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोल दिया, इसका यही सीक्वेंस है। दूसरा स्ट्रैंड ये है, ये थोड़ा चौड़ा बना दिया मैंने, गैप ज्यादा दे दिया, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं। ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस नोट करते हैं, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इसका सीक्वेंस क्या था, ए टी जी सी सी टी टी ए सी जी टी। इसका सीक्वेंस क्या था, टी ए सी जी जी ए टी जी सी ए, ये सीक्वेंस था। अब इन दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री आया ए टी जी सी सी टी टी ए सी जी टी, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए टी ए जी के अगेंस्ट सी आना था, टी लग गया। मान लेते हैं सी के अगेंस्ट जी जी ए, बाकी पूरा सीक्वेंस सही है। तो इसकी तो बात खत्म हो गई, क्योंकि ये तो बिल्कुल करेक्टली रेप्लिकेट हो गया, इसका रेप्लिकेशन तो ठीक हो गया, जैसा पेरेंटल स्ट्रैंड था ठीक उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आकर के बन गया। लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। इसमें क्या गड़बड़ हो गई, एक स्ट्रैंड जहां पर जी की जगह जी के अपोजिट सी आना था, वहां पर जी के अपोजिट टी लग गया। अब सवाल ये आता है कि मिसमैच रिपेयर के जो एंजाइम्स होंगे वो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है वो कौन सा है। मतलब इस स्ट्रैंड का टी गलत है या इस स्ट्रैंड का जी गलत है, ये पता लगाने के लिए, क्योंकि एंजाइम्स के लिए तो दोनों एक ही है ना, सीक्वेंस ही है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये पता लगाने के लिए एक मेथड होता है, एक एक्चुअली सिस्टम होता है मिथाइलेशन। डीएनए की हमेशा मिथाइलेशन होती है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये बहुत प्रोमिनेंट मैकेनिज्म है। तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो तो ऑलरेडी मिथाइलेटेड है, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उसकी मिथाइलेशन होती है रेप्लिकेशन के कुछ टाइम के बाद। मतलब जब रेप्लिकेशन होगा उसके बाद मिथाइलेशन होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। वो जो टाइम विंडो है, वो जो छोटा सा टाइम है जो इसको चाहिए मिथाइलेशन करने के लिए, उस टाइम में इस मिसमैच रिपेयर के एंजाइम्स जल्दी से आकर रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वाला स्ट्रैंड तो मिथाइलेटेड है, ये वाला स्ट्रैंड अभी मिथाइलेटेड नहीं है, मतलब यही है वो स्ट्रैंड जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, और इस स्ट्रैंड का ये वाला न्यूक्लियोटाइड हमको करेक्ट करना है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड इसमें गलत है, इस न्यूक्लियोटाइड को हमको ठीक करना है। और ये मिथाइलेशन जनरली होती कहां पर है, ये मिथाइलेशन होती है, डीएनए की जो मिथाइलेशन होती है वो GATC सीक्वेंस में, जहां पर भी इसको ये GATC सीक्वेंस मिलेगा वहां पर हर एडेनिन रेसिड्यू की मिथाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो पुराने स्ट्रैंड्स में तो ऑब्वियसली ये मिथाइलेशन होगी पहले से, लेकिन नए स्ट्रैंड में मिथाइलेशन नहीं होगी, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस मिसमैच रिपेयर के लिए बेसिकली 4 जीन्स आते हैं, MUT H, MUT L,
मट एस एंड मट यू। इसमें मट एस का क्या काम है, ये रिकॉग्नाइज करता है मिसमैचेस को। कौन सा मिसमैच था, जैसा हमने अभी फिगर में दिखाया था, गुआनिन के सामने थायमीन मिसमैच था, वहीं जाकर के बाइंड करेगा और रिपेयर प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा। इसके पीछे पीछे मट एच और मट एल ज्वाइन करेंगे इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को। मट एच के पास GATC स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो कि अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को क्लीव कर देगा। तो मैंने इस स्ट्रैंड को थोड़ा बड़ा कर दिया। इस स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर मैंने GATC साइट बना दी, इधर 3 प्राइम एंड पर GATC साइट बना दी। अब जहां पर मिसमैच है उस मिसमैच के 3 प्राइम साइट और 5 प्राइम साइट पर, इस GATC साइट पर ये मट एच प्रोटीन क्लीवेज करेगा, यानी कि स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। ये मिसमैच रिकॉग्नाइज किसने किया था, मिसमैच रिकॉग्नाइज किया था मट एस ने। अब ये मट एल और मट यू, ये 2 प्रोटीन आएंगे और ये जो सीक्वेंस है जिसको काट दिया गया है, इस सीक्वेंस को यहां से रिमूव कर देंगे। बिल्कुल जैसे आपने न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में देखा था कि इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है। ये यहां से इस स्ट्रैंड को शेड ऑफ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। फर्दर यहां पर एक गैप बन गया है। बेशक एक ही न्यूक्लियोटाइड गलत था, फिर भी हमने बहुत लंबा स्ट्रेच निकाल दिया। थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का भी ये स्ट्रेच हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है, या जैसे कहना चाहिए डीएनए के अंदर कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। प्रूफ रीडिंग बहुत स्ट्रांग होती है डीएनए की, तो ये इस तरह के मिसमैचेस डीएनए में टॉलरेट नहीं होते। एक भी म्यूटेशन हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पता नहीं कौन क्या से क्या बन जाएगा। उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो इसको गैप को फिल करेगा। यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 इस गैप को फिल करेगा और फाइनली डीएनए लाइगेज जो एंड्स होते हैं या जो निक होती है उसको सील कर देता है। सीलिंग आपको पता ही है, ये डीएनए निक, सीलिंग ऑफ निक। फाइनली आपका जो प्रोसेस, जो गलत न्यूक्लियोटाइड था, जो मिसमैच था, वो अब करेक्ट हो गया है, यानी कि अब गुआनिन के अगेंस्ट साइटोसिन ही आएगा। तो ये भी एक रिपेयर मैकेनिज्म है जिसको हम मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो है रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। वो रिकॉम्बिनेशन जो आप एग्जैक्टली अभी पढ़ के आए हैं, रिकॉम्बिनेशन भी अपने आप में एक रिपेयर मैकेनिज्म है। डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल, उसी की तरह पहले डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड आएगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा और उस टेम्पलेट पर दूसरा नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस अपने आप में एक रिपेयर मैकेनिज्म का भी काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।